हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि शायद आपने क्लास 10 से पहले कभी नहीं पढ़ा है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा और इसके बारे में आपने कभी समझा नहीं होगा और ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। बट क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है, यानी कि एक एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को बताने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में समझना होगा कि एटम में क्या होता है। अब ये तो आप लोग क्लास 6 से ही जानते हो कि एटम में क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि एटम में होता है, एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड होती हैं एटम की शेल्स। न्यूक्लियस के अराउंड एटम की शेल्स होती हैं जिनको आप KLMN इस तरीके से डिनोट करते हो। तो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं अलग अलग एटम्स में। ये जो शेल्स होती हैं इन शेल्स में लाई करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। तो फिर न्यूक्लियस में क्या होता है? तो आपको पता है कि किसी भी एटम में 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होते हैं प्रोटॉन्स और तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स एटम में जो शेल्स होती हैं एटम की उनमें रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिनको आप शेल्स कहते हो। बाकी बचता है आपका न्यूक्लियस जो कि एटम के कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है। कि एटम अगर आपका एक 5 किलोमीटर का एक मान लेते हैं 5 किलोमीटर रेडियस का एक सरफेस है, उसको आप एक एटम मान सकते हो, या 5 किलोमीटर रेडियस के एक स्फीयर को एक एटम आप अगर मानते हो, तो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो एक बॉल के साइज का होता है। तो इतना डिफरेंस होता है न्यूक्लियस और एटम के साइज में। तो आप सोच सकते हो कि न्यूक्लियस का साइज ना एटम के साइज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता है, लगभग 1 लाख गुना ज्यादा होता है एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से। अब क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन न्यूक्लियस में सबसे खास बात क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। पूरा का पूरा मास, लगभग पूरा का पूरा, लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। हालांकि एटम इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो एटम के मास के कंपैरिजन में या बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम ऑलमोस्ट कंप्लीट मास जो है वो कहां पे कंसंट्रेटेड मानते हैं? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान रखिए ये न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। ये चीज आप पहले से ही जानते हो। तो न्यूक्लियस के बारे में आप पता चल गया कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के अंदर होता है और एटम का जनरली हम सेंटर मानते हैं न्यूक्लियस को। और उस सेंटर में, उस न्यूक्लियस में 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जो कि मेन पार्टिकल्स आपके होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट मास जो होता है एटम का कंसंट्रेटेड होता है। तो ये चीज आपको पता चल गई। तो मेनली हमको अभी तक क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। तो ओवरऑल चार्ज जो होता है न्यूक्लियस का वो पॉजिटिव होता है। ये बात आप बहुत पहले से जानते हो, ऑलमोस्ट क्लास 6 से आप लोग ये जानते हो। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स को समझने से पहले कुछ और टर्म्स हम समझेंगे। जैसे हमारे पास कुछ टर्म आती हैं जैसे एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, और ये आप कह सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, सॉरी नॉट न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां पे होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर? इसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो एटॉमिक नंबर क्या बताया मैंने आपको? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये आपको समझना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम में, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। बट आपको पता है कि एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर लेते हैं, उस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं, भले ही वो
इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के बाद वो एटम नहीं बना रहता है, वो आयन बन जाता है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, और उसी नंबर को जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, जितने उस पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब जो सेकंड टर्म है आप लोगों के पास, दैट इज मास नंबर। ये क्या है, मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, मास नंबर को हम डिनोट करेंगे ए से। अब ये मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर इक्वल टू क्या बोला मैंने, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या हो गया, मास नंबर हो गया। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहां होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस में। और अगर वो न्यूक्लियस में होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, इनका नाम है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं हम, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसमें, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। और क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मास नंबर ऑफ an atom is equal to the sum of the number of protons and number of neutrons present in the nucleus of that atom, या फिर आप कह सकते हो that is equal to the total number of nucleons। ये क्या हो गए, total number of nucleons। ये टोटल क्या हो गए, न्यूक्लियॉन्स। तो कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो टोटल जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं दैट इज द मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z। उसी तरीके से अगर आपको पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू दैट इज आल्सो इक्वल टू Z। क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही होता है। और तीसरा मास नंबर जो होता है, यानी कि मास नंबर A, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो किसके बराबर है, Z के बराबर, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z, Z को उधर भेज दीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा। तो क्या क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में कितने होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करें, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमेनन होता है, तो यहाँ पे जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो एटम्स के जो शेल्स होते हैं उनमें होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब ये रेडियो एक्टिविटी हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम ये समझेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे पता कर सकते हो। तो दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एक और चीज आपको समझनी है यहाँ पे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक एंड मास नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे, मास नंबर किसी भी एटम का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। ये x, यहां पे हम लिखते हैं a और यहां पे हम लिखते हैं z। तो ये जो x होता है आपका, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने x लिखा है, ये x जो है, x किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे मैंने a लिखा है और यहां पे z लिखा हुआ है। तो ये x किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिए, ये x रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल है। उसी तरीके से यहां पे जो ये a है, ये a आप देख सकते हो, ये a किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज मास नंबर। और ये z किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। अब आप सोचोगे ये है क्या चीज, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको। तो जनरली ये रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जैसे हमारे पास कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से, कि यहां पे हम लिखते हैं सिंबल एलिमेंट का, ऊपर हम लिखते हैं उसका मास नंबर, और इस तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखते हो, उसका जो लोअर पोर्शन होता है उसका, वहां पे क्या लिखते हो आप, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हो। तो अब हम क्या करेंगे,
किसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, उसका मास नंबर है 12, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए एक्स यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट मैंने यहां पे लिखा, और यहां पे मैंने क्या लिखा, उसका एटॉमिक नंबर लिखा, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, उसका मास नंबर लिख दिया। उसी तरीके से कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम, या फिर 11, यहां पे 23। अब देखिए इससे आपको क्या क्या पता चल जाता है, इससे पता चल जाता है कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो यानी कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। और तीसरी चीज कि अगर मैं पता करूं न्यूक्लियस कितने न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 23 माइनस 11, ए माइनस जेड, ध्यान रखना, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे 12। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें क्या हैं और आप किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन। अब हम कुछ और टर्म्स पे आते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोटोप्स। सो व्हाट आर आइसोटोप्स, ध्यान रखिए, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के हैं तो हाइड्रोजन के ही सारे एटम्स होंगे, लेकिन उनमें खास बात क्या होती है, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे, तो आइसोटोप्स क्या बोला मैंने, ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, H12 या फिर H11 लिख सकते हैं हम, H12 और H13। अब एक और चीज ध्यान रखिए, अगर किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर सेम है या किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, दो अलग अलग एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे। कभी भी ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग एटम्स के सेम होते हैं, सो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ध्यान रखिए, सेम एटॉमिक नंबर अगर हैं तो वो एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के ही होंगे। सेम एटॉमिक नंबर दो अलग अलग एलिमेंट्स के नहीं हो सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। इसीलिए जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि जो एटॉमिक नंबर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। यानी कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 है, तो क्या 1 किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। यानी कि एटॉमिक नंबर्स इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, उसके शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होता है। तो यानी कि किसी एटम के अगर न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कार्बन का ही एटम होगा, वो किसी और चीज का एटम नहीं हो सकता है। लेकिन हमने मास नंबर बताया कि अलग होता है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, मास नंबर तो डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब मास नंबर क्यों डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग भी हो गए ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वो एलिमेंट चेंज होगा या नहीं होगा, तब भी सेम एटम का ही एलिमेंट रहेगा। लेकिन उन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, इन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा वेरी करती हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका मतलब ये सेम एलिमेंट के एटम तो हैं, लेकिन इनका क्या है, मास नंबर अलग अलग है। और मास नंबर ऑब्वियसली क्यों अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि 1 1 1, तीनों में एक एक प्रोटॉन होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 यानी कि 0। तो इसका नाम आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था, दैट इज प्रोटियम। प्रोटियम, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम, इसमें देखिए कितने हो गए, 2 - 1, यानी कि इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है, और इसके न्यूक्लियस में 3 - 1 यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास नंबर अगर अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर अलग क्यों होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं, तब भी वो एलिमेंट सेम एटम का ही रहेगा, सॉरी एटम सेम एलिमेंट का ही रहेगा, अगर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग भी हैं तो। ये चीज ध्यान रखिए, हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग नहीं हो सकते हैं, तब एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं कि प्रोटियम एक इकलौता एक ऐसा एटम होता है जिसके न्यूक्लियस में एक भी
न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी एटम्स होते हैं सबके न्यूक्लियस में कम से कम एक न्यूट्रॉन तो होता ही होता है। केवल प्रोटियम, जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है प्रोटियम, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आइसोबार्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आइसोबार्स। नाउ व्हाट आर आइसोबार्स? Isobars are the atoms of different elements having same mass number but different atomic numbers। तो यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर्स मैंने कहा ना कि डिफरेंट हो गए, तो एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे तो एलिमेंट्स जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आइसोबार्स क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिनका एटॉमिक, ऑब्वियसली क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन सेम क्या होगा, उनका मास नंबर होगा। अब एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपका आर्गन है, आर्गन 1840, या फिर कैल्शियम है, कैल्शियम 2040। अब यहां पे देखिए ये आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, ये कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन इनका मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। और भी एग्जांपल्स हैं आइसोटोप्स के, भी और भी एग्जांपल्स हैं। कार्बन है जो 612 और 614 होता है, उसी तरीके से आइसोबार्स के भी बहुत से आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कार्बन 6 और 14 या नाइट्रोजन 7 और 14। तो यहां पे आप देख सकते हो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों हैं एक दूसरे के आइसोबार्स, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं, मास नंबर्स सेम है। तो एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मास नंबर अगर सेम हो तो उनको आइसोबार्स कहा जाता है। और क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं तो वो एटम्स भी अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। चलिए थर्ड टॉपिक पे आते हैं, दीज आर आइसोटोन्स। थर्ड है हमारे पास आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स आर अगेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग same number of neutrons, however they have different atomic numbers and mass numbers। तो यहां पे ध्यान रखिए कि जो आइसोबार्स होते हैं, जो आइसोटोन्स होते हैं, सॉरी, जो आइसोटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिनमें खास बात क्या होती है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाउएवर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर और एटॉमिक नंबर उनका सेम है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो ये क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मैंने आपको एक आइसोटोप बताया 13, उसी तरीके से हीलियम का है जैसे आपके पास 24। तो देखिए यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पूछूं कि अगर इसमें एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका 1 है और इसका 2 है, इसका मास नंबर देखेंगे तो इसका 3 है और इसका 4 है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो 3 - 1 तो ये कितना हुआ, 2। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए 4 - 2, सॉरी 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और 4 - 2 यहां पे कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना होता है, 2 होता है। यानी दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे K19 39, या फिर दूसरा कौन सा हो सकता है एग्जांपल, कैल्शियम 40 20। तो यहां पे देखिए 19 एटॉमिक नंबर, 20 एटॉमिक नंबर, 39 मास नंबर, 40 मास नंबर। डिफरेंस देखिए लेकिन 39 - 19 यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 20, 40 - 20 20, तो 20 इन दोनों में न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए एक दूसरे के। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और आइसोटोप्स में सेम एटम के एलिमेंट होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आइसोटोप्स में फिर से याद रखिए, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स में मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट। और आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, बाकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक जो मास नंबर है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है। उससे पहले आपको कुछ सब्सटेंसेस को समझना पड़ेगा जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं आपके नेचर में जो कि काफी हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जनरली एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, अबव 83, तो वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। तो जो बहुत हाई एटॉमिक मास के या बहुत हाई एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली बहुत हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। अब उनमें खास बात क्या होती है,
तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस से कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट होता रहता है, कुछ चीज एमिट होती रहती है। तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन होता है। अब स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन का मतलब क्या हुआ, जो कि नेचुरली सेल्फ अकरिंग फिनोमेनन होता है, यानी कि आप उसको नहीं आपकी मर्जी से होता है कि हम रेडियो एक्टिविटी यहां पे शुरू कर देते, तो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है, आप उसको रोक भी नहीं सकते हो। तो ये रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेनन है जो स्पॉन्टेनियस होता रहता है, यानी कि सेल्फ अकरिंग, अपने आप ही होता है, नेचुरली होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन होता है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स में जो न्यूक्लियस होते हैं, उनके न्यूक्लियस से कुछ एमिशन होता है, रेडियो एक्टिव एमिशन होता है। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज द spontaneous phenomenon in which the emission, or you can say radiation, emits spontaneously from the nucleus of the atoms of a substance। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के से क्या करते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, या गामा पार्टिकल्स नहीं होते हैं, गामा रेडिएशन होता है, गामा रेज होती हैं। तो ये तीन तरीके के मेन रेडिएशन होता है, जो मैंने आपको बताया कि एमिशन होता रहता है रेडिएशन को, कुछ तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। और ये कौन पार्टिकल्स होते हैं? ये तीन पार्टिकल्स होते हैं मेनली, अल्फा, बीटा और गामा। गामा पार्टिकल्स नहीं होते हैं, गामा रेडिएशन होते हैं। तो तीन तरीके का रेडिएशन निकलता है, एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ध्यान रखिए, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन होता है किसी भी सब्सटेंस से। एंड एक चीज और ध्यान रखिए, दिस रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमेनन। ये न्यूक्लियर फिनोमेनन है, न्यूक्लियस में होता है किसी भी एटम के। अब अगर हम बात कर रहे थे कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन की, तो ये अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस से, उस सब्सटेंस के एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से कंटिन्यूअसली एमिशन होता रहता है, कुछ पार्टिकल्स या रेडिएशन निकलता रहता है कंटिन्यूअसली, स्पॉन्टेनियसली। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब ये चीज हमने पहले कभी नहीं पढ़ी कि न्यूक्लियस से भी कुछ चीज बाहर निकलती है, ये हम पहली बार, इसीलिए मैं कह रहा था कि रेडियो एक्टिविटी हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहां पे न्यूक्लियस से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं, कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, या कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, वही क्या कहलाती है आपका, दैट इज एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसी एमिशन ऑफ रेडिएशन को, इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन जो होता है वो किस तरीके से होता है किसी भी पार्टिकल में, किसी भी सब्सटेंस में। और वहां पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, क्योंकि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं और गामा रेज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो हम कंपेयर करेंगे इन तीनों को। तो हम तीनों को एक काम करते हैं, हम तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, करेक्ट। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ पढ़ें, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन को, तो सबसे पहले आपके पास आते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं आपको। अल्फा पार्टिकल्स कहां से निकलते हैं, फिर बीटा पार्टिकल्स कहां से निकलते हैं, दोनों कहां से आते हैं, आपके जो एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस से ये दोनों रेडिएशन होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, उसके बाद आते हैं आपके बीटा पार्टिकल्स, और देन आते हैं आपके गामा रेडिएशन या गामा रेज। तो अल्फा और बीटा ध्यान रखिए, ये पार्टिकल्स होते हैं, गामा पार्टिकल्स नहीं होते। गामा क्या होती है, रेज होती हैं, रेडिएशन होता है, गामा रेज। अब देखिए, तो तीनों में ये समझते हैं कि जब ये एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकलता है रेडिएशन, तो इनमें होता क्या। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, दीज आर द हेवीएस्ट पार्टिकल्स एंड दे रिजेंबल न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को रिजेंबल करते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को मतलब आपको पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होता है बिल्कुल कॉपी होता है हीलियम के न्यूक्लियस की। ये हीलियम का न्यूक्लियस एग्जैक्टली आप इसको बोल नहीं सकते, बल्कि बिल्कुल कॉपी ही होता है ये हीलियम के न्यूक्लियस की। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस से जब ये अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो बिल्कुल किसके जैसा होता है, जैसा हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इसीलिए हम इसको हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं। अल्फा पार्टिकल हम शॉर्ट में इसको क्या मान लेते हैं, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो बेसिकली क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज, एक एक चीज इसकी हीलियम के न्यूक्लियस के ही जैसे होती है, तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल को हम क्या मानते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस मानते हैं। अब अगर हम बात करें कि अल्फा पार्टिकल्स का मास क्या होता है, सेम बीटा पार्टिकल्स की अगर बात करें, तो बीटा पार्टिकल्स तो हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अच्छा, अब अगर बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा पार्टिकल्स रिजेंबल इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स प्रॉपर्टीज. बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर लाइटर देन अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, काफी हैवी होता है. लेकिन बीटा पार्टिकल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को. किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को. तो बीटा पार्टिकल्स की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की ही जैसी होती हैं, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन्स भी मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. एग्जैक्टली क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है. बट ये फिनोमेनन, ये बीटा पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा. लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीटा पार्टिकल्स की, कि जो अपनी प्रॉपर्टीज में किसको रिजेंबल करते हैं, किसको शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को. उनकी की सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के ही जैसे होती हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स के जैसे इसकी प्रॉपर्टीज, अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज किसके जैसी? हीलियम के न्यूक्लियस के जैसी. और तीसरा आता है आपका गामा रेडिएशन. तो गामा रेडिएशन या आप कह सकते हो गामा रेज. अब ये गामा रेज की प्रॉपर्टीज, क्योंकि गामा रेज होता है, रेडिएशन होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन होता है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे. तो चलिए एक एक करके इनकी हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन में आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी. तो सबसे पहले ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो गामा रेज है इसका कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज. करेक्ट. इसका मास जो होता है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस के जितना है, तो हीलियम के न्यूक्लियस का जो मास होता है दैट इज अराउंड 4.68 के आसपास होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg. लगभग इतना होता है इसका मास. लगभग कितना होता है? 4.68 इंटू 4.68 नहीं, 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg. अब ये कहां से आया? क्योंकि आपको पता है एक न्यूक्लियन का या एक प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. और यहाँ पे 4 हैं, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स, उनका मास सेम होता है, तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो लगभग आता है 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg. इसके मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास के जितना होगा दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. लगभग इसका जो मास होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन का मास जो होता है लगभग 1800 टाइम्स होगा. तो इसका मतलब जो बीटा पार्टिकल्स होगा या अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स के मास को कंपेयर करोगे तो बीटा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल्स का मास बीटा पार्टिकल्स के मास से लगभग 7000 टाइम्स से भी ज्यादा होता है. तो ये दोनों के मास में डिफरेंस है. तो इसका मतलब बीटा पार्टिकल्स का मास अल्फा पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. और अगर हम गामा रेडिएशन की बात करें तो इनका जो रेस्ट मास होता है दैट इज 0. इनका रेस्ट मास 0 होता है. जब ये रेस्ट में आते हैं तो उनका मास 0 होता है, कोई मास इनमें नहीं होता है. जबकि इसका मास, बीटा पार्टिकल्स का मास ये रहा और अल्फा पार्टिकल का मास ये रहा. अगर हम चार्ज की बात करें तो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, आपको ये चीज पता है. एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था. तो 2 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा? दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये पॉजिटिव होता है. और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है? जितना एक प्रोटॉन का होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज होता है. लेकिन वो निगेटिव होता है. अल्फा रेज का कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये रेज हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है. अब क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसकी वजह से जब आप इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को तो डिफ्लेक्ट होंगे. क्यों डिफ्लेक्ट होंगे? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी कि अल्फा पार्टिकल्स वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, दोनों का जो डिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा. अगर अल्फा पार्टिकल्स इधर को जा रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स इधर को जाएंगे, दोनों में डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा. और क्योंकि अल्फा पार्टिकल ज्यादा हैवी हैं एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स, इसीलिए बीटा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन, बीटा पार्टिकल्स इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा हैवी हैं तो उनमें डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स. लेकिन अगर हम गामा रेडिएशन की बात करें, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गामा रेडिएशन. भाई डिफ्लेक्ट ही क्यों होगा? उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसको क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से? क्योंकि चार्ज ही नहीं है. और जो डिफ्लेक्शन होता है, जो फोर्स लगता है किसी भी पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, तभी लगता है जब उसमें कोई चार्ज होगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं. इसके बाद आपके पास आता है इन सब्सटेंसेस की रेंज. रेंज कितनी होती है?
तो अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स की रेंज जो होती है ना बहुत कम होती है इन एयर। अगर हम एयर में उनकी रेंज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं लगभग 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर तक वो ट्रेवल कर पाते हैं, 8 सेंटीमीटर के आसपास उनकी रेंज होती है। यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे, उस अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होगी वो 10 सेंटीमीटर यानी कि इसके आसपास से ज्यादा नहीं जाएगी। तो इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जहां पे आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा अल्फा पार्टिकल्स वहीं तक ही ट्रेवल करते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते एयर में। बीटा पार्टिकल्स की रेंज थोड़ा सा ज्यादा होती है, लगभग 5 मीटर के आसपास से ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आपने इस रूम में, जैसे एक रूम में रखा हुआ है, तो उस रूम में पूरा ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं बीटा पार्टिकल्स भी। लेकिन अगर हम गामा रेज की बात करें तो दे कैन ट्रेवल अप टू 500 मीटर्स। जो गामा रेडिएशन होता है इसकी जो रेंज होती है वो 500 मीटर्स तक भी होती है, यानी कि 500 मीटर्स तक ये ट्रेवल कर सकते हैं गामा रेज। तो गामा रेज काफी हार्मफुल होते हैं, बहुत दूर तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर की, कि ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो इसको आप बहुत एक पतली शीट पेपर या आप बहुत थिन मेटल प्लेट से, बहुत ही ज्यादा थिन मेटल प्लेट से 1 mm 0.1 mm की मेटल प्लेट से भी आप इसको रोक सकते हो। यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता किसी भी सब्सटेंस में। लेकिन अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स जो होता है, जैसे आपके पास एक एल्यूमिनियम फॉइल है, तो एल्यूमिनियम फॉइल में लगभग 5 mm तक, 5 mm इतनी थिक लगभग, तो 5 mm के आसपास जो थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसमें बीटा पार्टिकल्स इजीली स्ट्राइक कर सकते हैं या उसमें इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं 5 mm तक। तो आप समझ सकते हो काफी ज्यादा पेनिट्रेशन होता है। लेकिन अगर हम गामा रेडिएशन की बात करें तो गामा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, और ये कुछ इंचेस तक, मींस 5 to 6 इंचेस के जो क्या कहते हैं, जो एल्यूमिनियम प्लेट जो होती है उसको भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इनकी जो पेनिट्रेशन होता है गामा रेडिएशन का वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा, और ये बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयोनाइजिंग पावर की। तो आयोनाइजिंग पावर क्या होती है कि जब ये पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं तो ये आयोनाइज करते हैं अपनी आसपास की गैस को, एयर को आयोनाइज कर देते हैं। तो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल्स की, किससे? बीटा पार्टिकल से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल्स की, और गामा रेडिएशन से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा होती है बीटा पार्टिकल्स की। तो आप कह सकते हो कि गामा रेडिएशन से लगभग 10,000 टाइम्स अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर होती है, और गामा रेडिएशन से बीटा पार्टिकल्स की जो होती है वो लगभग 100 टाइम्स ज्यादा आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी होती है, आयोनाइजिंग पावर होती है, कि वो अपने आसपास की गैसेस को आयोनाइज कर लेते हैं। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो लीस्ट हार्मफुल जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं लीस्ट हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है तो एक तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, और अगर आपकी बॉडी के आसपास पहुंच भी गए तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी नहीं होती उनकी, तो पेनिट्रेट बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे आपकी स्किन में। बीटा पार्टिकल्स आर सीवियर, काफी हार्मफुल होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि 4-5 मीटर डिस्टेंस तक तो ट्रेवल कर ही सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये भी है कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होती है, भाई जो 5 mm जो आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल है उसको भी, एल्यूमिनियम शीट है उसको भी अगर पेनिट्रेट कर सकते हैं तो आपकी बॉडी को तो इजीली पेनिट्रेट, फ्लैश और बोन्स को तो इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं आपकी बॉडी में। तो इसीलिए बीटा पार्टिकल्स काफी हार्मफुल होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज होती है दैट इज गामा रेडिएशन। जो गामा रेज होती हैं ये अल्फा और बीटा इनके सामने कुछ भी नहीं होते हैं। तो गामा रेडिएशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक तो ये बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, लगभग 500 मीटर तक आराम से ट्रेवल कर सकते हैं ये एयर में, और इनकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी भी कई गुना ज्यादा होती है अल्फा और बीटा से। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप गामा रेडिएशन के आसपास भी आ गए तो क्या होगा, ये आपकी बॉडी में इजीली पेनिट्रेट कर लेंगे, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है इनमें, बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें होती है, तो आपकी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे जो डीएनए वगैरह जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें पूरे चेंजेस लेके आ जाएंगे, उनको कंप्लीटली चेंज कर देंगे, और उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो पूरा मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये गामा रेज होती हैं, गामा रेडिएशन होती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, अगर कहीं पे उसका एक्सप्लोजन होता है, या फिर केवल एक्सप्लोजन ही नहीं होता है, अगर
कहीं पे वो लीक भी हो रहा है तो उसके आसपास के लगभग 500 मीटर के रीजन में, 1 किलोमीटर के आसपास का जो एक डायमीटर का एक सर्कल होता है उसके आसपास भी कोई नहीं जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन की। आज के इस लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वो है चेंज विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशन। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिविटी में किस तरीके से पार्टिकल निकलते हैं, कौन कौन तरीके के पार्टिकल्स निकलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, अल्फा, बीटा और गामा एमिशन होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जब उसमें रेडियो एक्टिव एमिशन होता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं न्यूक्लियस में। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अगर उससे एमिशन होता है यानी कि उससे कोई पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो उससे न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो वही चेंजेस हम देखने जा रहे हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं अगर अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन निकलता है किसी भी न्यूक्लियस से। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई एलिमेंट है X और उसका एटॉमिक नंबर है Z। उसका एटॉमिक नंबर अगर Z है तो मास नंबर हम डिनोट करते हैं A से, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अगर एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल का ड्यूरिंग एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो ये एटम है आपका X एटम है, उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, करेक्ट। इसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर अल्फा पार्टिकल इससे एमिट होता है तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल किसको रिजेंबल करता है? अल्फा पार्टिकल रिजेंबल करता है हीलियम के न्यूक्लियस को, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से He से, और उसका मास नंबर होता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, क्योंकि ये हीलियम के न्यूक्लियस को रिजेंबल करता है। तो हीलियम में आपको पता है 2 क्या होते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 4 हो गया, यानी कि मास नंबर 4 हो गया और एटॉमिक नंबर 2 हो गया, करेक्ट। यानी कि जब भी किसी भी न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उससे, और उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मान लेते हैं अगर 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोटॉन कम हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होने की वजह से वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो अब वो एलिमेंट X नहीं रहेगा, वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा मान लेते हैं Y। अब पहले उसका एटॉमिक नंबर था Z, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? Z। अब जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो 2 प्रोटॉन्स तो बाहर निकल गए, बचे कितने? पहले Z थे, बचे कितने? 2 बाहर निकल गए, तो कितने बचे? वो बचे Z-2, करेक्ट। और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने निकले? 2 प्रोटॉन्स तो निकले ही बाहर, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स तो आए, साथ में 2 न्यूट्रॉन्स भी आए, यानी कि टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स आ गए। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं उसमें? A मींस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? A हैं। तो टोटल कितने बाहर आए? 4 बाहर आ चुके हैं, 4 अलग हो चुके हैं। तो बचेंगे कितने? पहले A थे, 4 अलग हो गए, बचे कितने? A-4। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो कभी भी एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल का किसी भी एटम से, तो पहली बात एटम चेंज हो जाता है, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली, और साथ में ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल तो साथ में आपको मिलेगा ही। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज है, दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, पहले हम समझते हैं कि बीटा पार्टिकल कहां से आता है, क्योंकि आपको पता है कि बीटा पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव होता है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर आया कहां से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आए कहां से न्यूक्लियस के अंदर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको समझने में। तो वही हमको समझना है कि बीटा पार्टिकल पहले आया कहां से न्यूक्लियस के अंदर, तभी हम समझेंगे कि बीटा पार्टिकल के एमिशन से होता क्या। वैसे तो आपके लिए काफी समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो रेडिएट होते हैं, लेकिन हमको अभी उतनी डिटेल्स में नहीं जाना है। तो मैं आपको दूसरे तरीके से, एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि बेसिकली होता क्या है। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि एक जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो बनता है कॉम्बिनेशन से एक प्रोटॉन के और एक इलेक्ट्रॉन के, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रॉन बनता है। और एक न्यूट्रॉन जो होता है ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। यानी कि जो
न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन अगर डिवाइड होता है तो इससे निकलता है एक प्रोटॉन और एक मिलता है इससे इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर्स में कोई कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने भी हो उससे एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर एक न्यूट्रॉन है तो उसके लिए एटॉमिक नंबर क्या असाइन करेंगे हम? 0 करेंगे। 0 क्यों किया? क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। तो यहां पे अगर एक प्रोटॉन है तो उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। करेक्ट। और मास नंबर इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर एक न्यूट्रॉन है तो उसके लिए मास नंबर कितना असाइन होगा? उसके लिए 1 होगा, क्योंकि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे, अगर एक न्यूट्रॉन है तो एक मास नंबर, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां पे एक ही न्यूट्रॉन है तो यानी कि इसके लिए मास नंबर कितना असाइन होगा? 1। और उसी तरीके से प्रोटॉन के लिए भी मास नंबर कितना असाइन होगा? 1। करेक्ट। अब यहां पे जब भी आप इक्वेशन लिखते हो आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है, एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी। इलेक्ट्रॉन के लिए मास नंबर क्या असाइन होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास नंबर क्या असाइन होगा? 0। और एटॉमिक नंबर होगा इसके लिए असाइन -1। अब आपको कहोगे कि -1 क्यों? क्योंकि अगर प्रोटॉन के लिए मैंने 1 किया और इलेक्ट्रॉन के लिए -1 किया, जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो न्यूट्रॉन बनता है जिसके लिए मास नंबर 0 होता है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन में, दोनों को अगर दोनों का एटॉमिक नंबर अगर ऐड करना चाहिए तो 0 होना चाहिए और दोनों के मास नंबर्स को ऐड करें तो 1 होना चाहिए। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर मैं 1 लिख रहा हूं तो इसका मुझे एटॉमिक नंबर क्या लिखना पड़ेगा? -1 लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोटॉन है, ये क्या है? ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन क्या बनाता है? आपका एक प्रोटॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता नहीं है, तो इसी चीज को हम क्या कह लेते हैं? बीटा पार्टिकल कह लेते हैं। क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो बीटा पार्टिकल निकलता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम इसलिए कह सकते हैं इसको क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के ही जैसी होती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर से एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो ये स्प्लिट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर से एमिट हो जाता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल तो निकल गया, वहां बच गया क्या? प्रोटॉन। यानी मान लेते हैं अगेन फिर से मैं, अगर मुझे ये रिएक्शन लिखनी है तो x मानते हैं एटॉमिक नंबर है उसका z, x एलिमेंट है, a उसका मास नंबर है। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल मिलेगा। तो बीटा पार्टिकल मिलेगा, उसका मास नंबर क्या होगा? z, और एटॉमिक नंबर मास नंबर यानी कि z नहीं, इसका तो 0 होगा इलेक्ट्रॉन का, और एटॉमिक नंबर -1। ये चीज ध्यान रखिए, बीटा का एटॉमिक नंबर -1, मास नंबर 0। अब मान लेते हैं ये y में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से x जो है y में कन्वर्ट हो रहा है यहां से, तो इसके एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए सिंपल सी बात है, पहले उसका एटॉमिक नंबर था z, यानी कि उसमें पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब क्या हुआ? बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हुआ। वो कहां से हुआ? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल निकला और वो बाहर चला गया। और मैंने क्या बोला था कि न्यूट्रॉन जो होता है वो स्प्लिट होता है एक प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन में। बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, लेकिन वो जो प्रोटॉन है वो तो वहीं रह गया। यानी कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और बीटा पार्टिकल बाहर आ गया, तो उस न्यूट्रॉन जो कि प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बढ़ जाएगा। यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पहले z था वो अब एक और बढ़ जाएगा और एटॉमिक नंबर अब हो जाएगा z+1। फिर से समझा देता हूं, यहां पर क्या हुआ? पहले z प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स आपको पता है a-z होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो एक न्यूट्रॉन था उसने क्या किया? प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में वो चेंज हुआ। बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर चला गया, एमिशन हो गया उसका, और वहां एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जो हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो गए वो एक बढ़ जाएंगे। तो पहले z थे, अब z+1 हो गए। लेकिन क्या इससे मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे कि न्यूट्रॉन तो कम हो गया, न्यूट्रॉन तो कम हो गया लेकिन प्रोटॉन भी तो बढ़ गया, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तो सेम ही रहेगा। तो मास नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो a ही रहेगा, वो कोई फर्क उस पर पड़ने नहीं वाला है। तो क्या समझे यहां से हम कि जब भी बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर 1 कम हो जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लास्ट हम बात करते हैं,
लास्ट पॉइंट की, दैट इज एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन। एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन। अब मैंने आपको बताया था कि जो गामा होता है ये रेडिएशन होता है, ये सिर्फ एनर्जी होती है, ये सिर्फ वेव होती है, इसमें कोई मास, कोई पार्टिकल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पार्टिकल निकलता है, मान लेते हैं x है, उसका एटॉमिक नंबर है z और उसका मास नंबर है a, और इसको मैं जब ये निकलता है x z a प्लस गामा रेडिएशन, तो ये क्या हो गया, गामा पार्टिकल नहीं बोलोगे उसको, गामा रे बोलोगे या गामा रेडिएशन बोलोगे, प्लस गामा रेडिएशन यहां से निकल गया। पहले मैं उसको x स्टार से डिनोट कर लेता हूं, करेक्ट, और अब मैं उसको x से डिनोट कर रहा हूं। ये क्या है, ये x स्टार क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि पहले उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थी, अब उसने एनर्जी रिलीज कर दी है, तो ये कम एनर्जी इसकी हो गई क्योंकि कुछ एनर्जी इसने रिलीज कर दी है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। तो ये जो एक्स स्टार में डिनोट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस होगा विद हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड न्यूक्लियस है। एक्साइटेड क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है, और आप में जब भी एनर्जी ज्यादा होगी तो आप एक्साइटेड होंगे ही होंगे, तो क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा थी तो इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है क्योंकि उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इस न्यूक्लियस ने क्या किया, गामा रेडिएशन को एमिट किया, यानी कि गामा रेडिएशन क्या है, प्योर एनर्जी है, इसने एनर्जी एमिट की, और ये एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जब भी आप एनर्जी लूज करते हो उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो, उस नॉर्मल स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्टेट। तो दिस इज द न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होने का मतलब क्या है, ये लो एनर्जी वाला न्यूक्लियस हो गया, उसमें चेंज कुछ नहीं आया, चेंज केवल और केवल किस चीज का आया, एनर्जी का। पहले उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, हाई एनर्जी न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट। ये किस स्टेट में है इस समय, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन जैसे ही इसने एनर्जी लूज की, इसकी एनर्जी अब कम हो गई, ये आ गया नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। कम एनर्जी वाले न्यूक्लियस को आप क्या कहोगे, न्यूक्लियस, ये है ग्राउंड स्टेट में। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या फर्क पड़ता है। तो फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया हमने, जब भी एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल का तो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम हो जाता है, इट डिक्रीजेस बाय 2, व्हाइल मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। बीटा पार्टिकल का जब एमिशन होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, समय कम नहीं होता है, एंड मास नंबर रिमेन्स एज इट इज, मास नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ड्यूरिंग द गामा एमिशन, गामा पार्टिकल, गामा रेडिएशन जब एमिट होता है तो ड्यूरिंग गामा रेडिएशन, एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन, पार्टिकल नहीं बोलते हम गामा को, तो ड्यूरिंग गामा एमिशन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीदर इंक्रीजेस, ना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना मास नंबर चेंज होता है। तो देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक एंड मास नंबर। हाँ, जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड मतलब क्या हुआ, हाई एनर्जी से लो एनर्जी हो जाती है उसकी, बट एटॉमिक या मास नंबर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो रेडिएशन होता रहता है ये साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन किस तरीके से होते हैं और उससे न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ता है। तो न्यूक्लियस चेंज होता है, उससे क्या चेंज होता है ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अब आ जाते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो 82 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो जनरली उनके आइसोटोप्स या फिर वो एलिमेंट्स ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली उनमें से क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उन्हीं सब्सटेंसेस के जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनको हम एक और टर्म से जानते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो 82 एटॉमिक नंबर से हायर एलिमेंट्स ज्यादातर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव्स होते हैं, और उनके कुछ आइसोटोप्स होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। इन रेडियो आइसोटोप्स को हम बहुत जगह यूज करते हैं। तो क्या क्या यूजेस हैं उनके, मेडिकल यूजेस हैं, साइंस में हम यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मेडिकल यूजेस में। तो मेडिकल यूजेस में सबसे पहले मेडिकल यूजेस क्या क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कैंसर, ल्यूकेमिया जैसी डिजीजेस अगर होती हैं
तो उनमें उनकी थेरेपी के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में हम किस चीज का यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। वहां पे हम कोबाल्ट का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं। तो वहां पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, या आप कह सकते हो रेडियो आइसोटोप्स को, या फिर रेडियो एक्टिविटी का यूज करके हम कैंसर को, जो आपको पता है कि जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं, रेडिएशन का यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या यूजेस होते हैं मेडिकल में? तो और यूजेस भी होते हैं, जैसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स, या फिर सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव आयरन हो गया, रेडियो एक्टिव सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इन सब्सटेंसेस को हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस। तो जैसे आपको ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके डिटेक्शन के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं, जिनको हम ट्रेसर्स भी कहते हैं। तो इन ट्रेसर्स की हेल्प से हम डिटेक्शन कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज किसी पर्सन को है। तो दूसरा यूज ये हो गया। उसके अलावा इसके और भी यूजेस होते हैं। स्टेरिलाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे आपके सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आपको पता है सर्जरी के लिए आपको एकदम क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनमें डिजीजेस वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम गामा रेडिएशन का यूज कर सकते हैं। तो गामा रेडिएशन से क्या फायदा होता है? क्योंकि गामा रेडिएशन आपको पता है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, और इसकी वजह से अगर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरसेस वगैरह हैं, तो रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से वो खत्म हो जाते हैं। तो ये स्टेरिलाइजिंग के लिए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सिरिंजेस हो गई, बैंडेजेस हो गए, उनको क्लीन करने के लिए, उनका स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, बैक्टीरिया या वायरस फ्री करने के लिए उनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो इनके मेडिकल यूजेस हो गए। अब बात करते हैं हम इनके साइंटिफिक यूजेस की। साइंस में क्या यूज होता है? तो मैंने आपको क्लास 9th में एक चीज पढ़ाई थी केमिस्ट्री में, और वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से पहले मैंने आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया था, कि वहां पे रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग करवाई थी गोल्ड फॉइल पे। तो वो अल्फा पार्टिकल आया कहां से? इन्हीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। इसी रेडियो एक्टिव, भाई रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही तो अल्फा पार्टिकल आएगा। तो अल्फा पार्टिकल कहां से निकलता है? अल्फा पार्टिकल तो ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट से जाके अल्फा पार्टिकल खरीद के आ गए। तो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे कहां से? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो यही अल्फा पार्टिकल हमने वहां पर यूज किए थे। तो साइंटिफिक पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप अल्फा पार्टिकल्स की यूज करते हो। उसके अलावा एक और चीज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आप ये भी चेक कर सकते हो कि अल्फा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कितने नजदीक तक जा सकता है एटॉमिक न्यूक्लियस के। उससे मुझे एटॉमिक साइज का भी पता चल जाता है। तो एटॉमिक साइज का पता करने के लिए भी आप अल्फा पार्टिकल्स को यूज करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाते हो किसी सब्सटेंस पे। उसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज होती है? कार्बन का एक आइसोटोप होता है C614। तो ये कार्बन डेटिंग क्या होती है कि बहुत पुराने आर्कियोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा अलग अलग पुरानी चीजें मिलती हैं आपको। तो कोई बिल्डिंग होगी या फिर कोई भी चीज होती है बहुत पुराने टाइम की, तो उसकी एज पता करने के लिए कि ये बिल्डिंग कितने पुरानी है, या कोई फॉसिल्स आपको मिलते हैं कितने पुराने हैं, उनकी एज पता करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग का। तो वहां पे क्या होता है कि कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि जो कार्बन होता है ना C14, इसमें बीटा एमिशन होने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? N714 प्लस बीटा पार्टिकल, करेक्ट। तो ये आपको मिलता है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर आपको पता चल जाता है कि कार्बन डेटिंग की हेल्प से ये पता चल जाता है कि इसकी एज कितनी है, क्योंकि कितना नाइट्रोजन, क्योंकि उसका रेट मुझे पता है कि किस रेट से ये चेंज होता है, और उसकी हेल्प से मैं ये पता कर सकता हूं कि इतना चेंज हो चुका है, तो यहां से कितने टाइम इसको नाइट्रोजन में चेंज होने में लगा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। साथ ही और भी यूजेस होते हैं, साइंटिफिक यूजेस और भी होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आप साइंटिफिक यूजेस कर सकते हो, कि जैसे ग्रोथ पता करनी है प्लांट्स की, कि रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से, यानी कि किसी भी रेडिएशन में रहने से जो प्लांट्स की ग्रोथ है उस पर क्या फर्क पड़ता है, वो भी आप पता कर सकते हो। तो ये साइंटिफिक यूजेस हो गए। इंडस्ट्रियल यूजेस की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल यूजेस तो बहुत सारे हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस में सबसे पहले आपको आता है जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जो यूरेनियम देखा होगा, यूरेनियम 235 जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये इसका यूज हो गया। उसके अलावा और भी आपके यूजेस होते हैं, जैसे कि जो पेपर होता है, तो आपको पता है बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो थिकनेस जो होती है पेपर की, जब हम पेपर
फॉर्म करते हैं, जब हम पेपर्स वगैरह बनाते हैं, तो उसकी जो थिकनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं। उसके अलावा एक और चीज आपने देखी होगी, रेडियो साइंस जो होते हैं, जो आपके नियॉन साइंस जो होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप रोड पे गाड़ियां चलाते हो तो साइड में साइंस होते हैं जो काफी ज्यादा चमकते हैं, तो शाइनिंग काफी ज्यादा होती है उनमें। और ये शाइनिंग क्यों होती है? ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से, जनरली वो रेडियम उनमें होता है, और रेडियम की आपको पता है कि आयनाइजेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो शाइन करते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो साइन बोर्ड्स जो बने होते हैं, तो रात को उनमें आप इजीली देख सको, उसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो ये तो थे यूजेस। अच्छा, अब एक और चीज आपको बता देता हूं कि जब एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल्स का, तो इसके कुछ अल्फा बीटा पार्टिकल्स का मैं एमिशन में एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पे देखो बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ, तो किस तरीके से एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, उसी तरीके से एटॉमिक नंबर देखिए एक बढ़ गया ना, उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के एमिशन में, जैसे आपका यूरेनियम है, तो यूरेनियम जैसे 238 है, तो ये क्या है 92 इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो ये क्या बन जाता है, थोरियम बन जाता है, इसका एटॉमिक नंबर है 90, 236 प्लस साथ में क्या बचेगा, एक अल्फा पार्टिकल बचेगा, तो 24, तो 236 ने 234 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 कम होता है और मास नंबर 4 कम होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल किस तरीके से होता है और रेडियो एक्टिविटी के यूजेस क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन की। सोर्सेज क्या क्या हैं हार्मफुल रेडिएशन के? तो हार्मफुल रेडिएशन के देखिए सोर्सेज बहुत से हैं। पहला कि जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज कहां से आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, तो जनरली आपको पता है कि बहुत सारे यूजेस होते हैं, और यूज करने के लिए हमको एक कलेक्ट भी करना होता है। तो जनरली अंडरग्राउंड जब भी हम इनको कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन के टाइम पे रेडिएशन की चपेट में आप आ सकते हो, या फिर हैंडलिंग के टाइम पे जब आप उसको उठा के, या फिर आप उसको जब भी हम माइनिंग करते हैं, वहां से हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को, यूरेनियम वगैरह को निकालते हैं, उस समय हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस समय वहां तो एक तो सोर्स है। दूसरा जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। और तीसरा, जब हम इसको यूज कर चुके होते हैं, यूज करने के बाद हम जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, क्योंकि खत्म तो कभी होता नहीं है, इससे रेडिएशन कंटिन्यूसली निकलता रहता है, तो जब इसका जो वेस्ट होता है, क्योंकि एज अ फ्यूल मैंने आपको बताया था यूरेनियम को हम यूज करते हैं, तो जब इसका वेस्ट होता है, इसके वेस्ट में भी काफी रेडिएशन होता है, और इसकी वजह से आपको खतरा हो सकता है। तो ये सोर्सेज हो गए कि कहां से ये हार्मफुल रेडिएशन आपके पास आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हार्मफुल इफेक्ट की, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, अगर आप बहुत कम रेडिएशन की चपेट में आए, यानी कि आपकी बॉडी के थ्रू बहुत कम रेडिएशन गया, बहुत कम टाइम के लिए आए, तो रिकवरेबल जो सिम्टम्स आप में आ सकते हैं, जिनको रिकवर किया जा सकता है, जैसे वॉमिटिंग हो सकती है, सार थ्रोट हो सकता है, आपका डायरिया हो सकता है, तो ये कुछ दिनों में ठीक हो सकता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, आप ज्यादा चपेट में आ गए, तो इससे काफी सीरियस इंपैक्ट आ सकते हैं आपकी बॉडी में, जैसे ल्यूकेमिया जैसे, या फिर कैंसर आपको हो सकता है। तो ये सीरियस इफेक्ट इसके हो सकते हैं। उसके अलावा इससे तो डेथ भी हो जाती है, बहुत इजीली डेथ हो जाती है। तो ये तो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके, रेडिएशन के। देन सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि हम बचें कैसे, इस रेडिएशन से बचें कैसे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी है, यूजफुल भी है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली जरूरत तो पड़ती है इसकी। तो इससे बचें कैसे, तो हमको सब जगह देखना पड़ेगा। जब भी हम माइनिंग करते हैं, तो वहां पे जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनके पास प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए। उनके जो सूट्स होते हैं, उनके जो ग्लव्स होते हैं, उनमें लेड की कोटिंग या लेड की लाइनिंग होनी चाहिए। उस लेड लाइनिंग से क्या होता है, उनको थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है। उसके अलावा हैंडलिंग की जहां तक बात आती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, क्योंकि आप चाहे कितना भी प्रिकॉशन ले लो, थोड़ा बहुत आप रेडिएशन की चपेट में आ ही जाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको इंडिकेटर्स दे देते हैं, कि जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स होते हैं, कि ज्यादा रेडिएशन में आने पे वो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो हमको टाइम देना होता है किसी भी वर्कर को, कोई भी वर्कर है, कोई भी पर्सन जो वहां पे काम कर रहा है, कि अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, वो साइन होता है कि आप बहुत ज्यादा रेडिएशन में आ चुके हो, वहां से आप अलग हो जाओ, वहां से निकल जाओ। तो उससे क्या होता है कि एक पर्सन बहुत ज्यादा रेडिएशन में नहीं आएगा, और उससे उसकी जान बच जाएगी। उसके अलावा तो ये तो थे सेफ्टी हैंडलिंग के टाइम पे
कि कोई जो हैंडलिंग कर रहा है रेडियो एक्टिव मटेरियल की। दूसरा, जहां पर हम यूज करते हैं जनरली पावर प्लांट्स में। तो पावर प्लांट्स में जब हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि पावर प्लांट्स की जो कोटिंग होनी चाहिए, जो उस पर लेयरिंग होनी चाहिए, तो पहले तो कंक्रीट वॉल्स होती हैं, उसके अलावा लेड की लाइनिंग होनी चाहिए, आयरन या स्टील की उसमें लेयर्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो गामा रेडिएशन होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो इजीली 30 सेंटीमीटर के आसपास जो आपका आयरन का जो वॉल होती है उसको भी इजीली क्रॉस कर सकता है। तो इतना खतरनाक रेडिएशन होता है, तो फिर हमको प्रॉपर उसकी कोटिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर लाइनिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो कंक्रीट वॉल, देन लेड और आयरन की आपकी लाइनिंग होती है, ताकि जो रेडिएशन है जिस प्लांट में आप यूज कर रहे हो उससे बाहर ना आ पाए। उसके अलावा दूसरी चीज कि आपको या तो ऐसे जोन में बनाना चाहिए पावर प्लांट जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा ना आए, और अगर अर्थक्वेक आए भी तो आपको इतना स्ट्रांग, इतनी स्ट्रेंथ उसकी रखनी है कि वो अर्थक्वेक में उसमें क्रैक्स ना आए, क्योंकि अगर क्रैक्स उसमें आ गए तो वहां से लीकेज होगा और जो रेडिएशन होगा बाहर निकलेगा तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो ये प्रिकॉशंस आपको रखनी है। साथ ही कूलिंग सिस्टम जो होता है उस पर भी आपको फोकस रखना है कि जो कूलिंग होती है वो प्रॉपर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को आप यूज करते हो एज अ फ्यूल तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। अगर आपने प्रॉपर कूलिंग उसको प्रोवाइड नहीं की तो उसकी वजह से जो आपका प्लांट है वो ब्लास्ट हो सकता है, वो बर्स्ट हो जाएगा, तो अगेन यहां से न्यूक्लियर वेस्ट या फिर जो रेडिएशन है वो बाहर निकलने लगेगा। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट है जो कि हुआ था एक बार यूएसएसआर में, नाम सुना होगा शायद आपने, इस पे एक वेब सीरीज भी आई थी। एक चेर्नोबिल नाम का एक जगह है, वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें ब्लास्ट हो गया था। उसका रीजन यही था कि उसमें जो कूलिंग सिस्टम था उसका प्रॉपरली वर्क नहीं किया और उसकी वजह से वो ब्लास्ट कर गया। तो यहां पर ये सारी चीजें फोकस में हमको रखनी है कि ऐसी कोई इंसिडेंट्स ना हो। देन तो ये तो बात हो गई किसकी, कि पावर प्लांट्स में किस तरीके से प्रिकॉशंस आपको रखनी है। तीसरी चीज आती है आपका जो वेस्ट होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए। तो वेस्ट को सबसे पहले तो एक प्रॉपरली उसका इंसुलेशन होना चाहिए, प्रॉपरली जो कास्ट होते हैं, जो भी उसके कंटेनर्स होते हैं प्रॉपरली इंसुलेटेड होने चाहिए। और उसके अलावा इनको जनरली क्या किया जाता है, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इनको बरी कर दिया जाता है, तो डिग करके जमीन में और इनको बरी कर दिया जाता है, तो प्रॉपरली उनको बरी करना चाहिए, करेक्ट। तो ये तो उनका मैनेजमेंट का, उसकी सेफ्टी हो गई। लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं हम लोग आज का, दैट इज बैकग्राउंड रेडिएशन। तो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है कि अगर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं भी हो ना, तो भी आप 24 घंटे लाइफ टाइम हमेशा रेडियो एक्टिविटी को फेस करते रहते हो। अब कैसे, इसके तो जिस रेडियो एक्टिविटी को, जिस रेडिएशन को आप फेस करते रहते हो इवन इन द अब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ऐसा नहीं है कि आपके आसपास यूरेनियम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप रेडियो एक्टिविटी के कांटेक्ट में 24 घंटे रहते हो, उसी को हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। घबराने की बात नहीं है, ये इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन जो होता है बहुत वीक होता है। अभी बैकग्राउंड रेडिएशन आता कहां से, यानी कि रेडिएशन आया कहां से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो दिख नहीं रहे हमें अपने आसपास, तो ये आता है विद इन दो तरीके से। एक तो विद इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर से ही आपको बैकग्राउंड रेडिएशन मिलेगा, और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। अब आपकी बॉडी में कहां से आता है, तो आपकी बॉडी में अलग अलग सब्सटेंस, जैसे कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप तो होगा एक आध, बहुत कम, बहुत ही कम होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बहुत कम आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, C14, तो ये एक रेडियो एक्टिविटी का सोर्स है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, करेक्ट। तो ये कार्बन रिस्पॉन्सिबल है बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए। उसके अलावा और कहां से आता है, उसके अलावा है जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे पोटेशियम का आइसोटोप होता है जैसे K40, करेक्ट। तो ये भी एक सोर्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटल्स जो होते हैं, मेटल आयंस की काफी इंपॉर्टेंस होती है, वो काफी यूजफुल होते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, आयंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो K40 जो पोटेशियम का जो दूसरा आइसोटोप है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। देन उसके अलावा और क्या हो सकता है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज कहां से होते हैं, जो आपका कॉस्मिक रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन होता है, तो जो सन से, बाकी स्टार से, वो तो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, क्योंकि मोस्टली जो रेडिएशन होता है उसको हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो रोक लेता है और हमारी अर्थ तक बहुत कम पहुंचता है, इसीलिए हम 24 घंटे रेडिएशन से सराउंडेड है। हाउएवर इतना हार्मफुल वो हमारे लिए नहीं है। तो ये रेडिएशन क्या है, ये जिसमें हम सराउंडेड हैं। कॉस्मिक रेडिएशन भी हो सकता है, कॉस्मिक यानी कि अर्थ से बाहर से जो आ रहा है, सोलर रेडिएशन, तो सन भी आपको पता है बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है।
हालांकि यहाँ तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचता, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आप उससे सराउंडेड होते हो। तो आई होप कि आपको ये बैकग्राउंड रेडिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।